Assalamu alaikum dear students. Today in this lecture I am going to talk about cell cycle. Cell cycle क्या होता है सर? हम बोलते हैं it is an orderly sequence of events. It's an orderly sequence of events that a newly formed newly formed cell undergoes in order to complete its cell division. In order to complete its cell division. बेटा सेल साइकिल में हम ये पढ़ते हैं कि एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो है जिसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसमें वेल डेवलप्ड सिमिलर ऑर्गेनेल्स है, where there is compartmentalization and division of labor, when the newly formed cell will decide that it has to go for cell division, whether that cell division is mitosis or meiosis, it has to pass through certain sequential well programmed events during which the cell will prepare itself, and after then the actual cell division will take place. Those sequential events and the cell division both constitute a cycle. That cycle is called as cell cycle. बेटा इस सेल साइकिल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक सर दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज एंड द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज एम फेज. यानी एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस का बना होता है. एक का नाम है इंटरफेज, दूसरे का नाम है एम फेज. अब इंटरफेस क्या होता है और एम फेज क्या होता है उसके लिए आपको बोर्ड की तरफ देखना होगा और आपको साथ साथ में लिखना भी है. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या समझना है, मैं यहां पे एक सेल लूंगा, एक सोमैटिक सेल लूंगा, मैं सोमैटिक सेल लूंगा, मैं एक टिपिकल एनिमल सेल लूंगा, मैं ये टिपिकल एक डिप्लॉयड सेल है, एनिमल सेल है. ये सोमैटिक सेल जो है इसको बाय सेल साइकिल करना है. सबसे पहले इसको इंटरफेस करना है और इंटरफेस में एक सेल को सबसे पहले जो है सर जीवन करना पड़ता है. यानी इंटरफेस जो है सर ये 3 सबस्टेट्स का बना होता है. एक को बेटा बोलते हैं हम जीवन फेज. द फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड एज जीवन फेज. उसके बाद नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज एस फेज एंड द थर्ड फेज दैट इज कॉल्ड एज G2 फेज. These 3 phases, G1 phase, S phase and G2 phase, they constitute what we call as interphase, during which the cell prepares itself for the cell division. So इसलिए मैं यानी एक टिपिकल सोमैटिक सेल ले ली, एक इप्थिलियल सेल में लूंगा, एक एनिमल सेल डिप्लॉयड सेल में लूंगा. इस सेल को सेल डिवीजन करना है, लेकिन सबसे पहले जिस फेज के थ्रू इसको गुजरना है उस फेज को बेटा हम नाम बोलते हैं G1. उसके बाद ये सेल जो है ये एस फेज करेगी एंड आफ्टर देन इट विल अंडरगो द G2 फेज एंड फाइनली once the 3 phases are completed the cell will become competent enough to undergo the actual cell division. That actual cell division is called as M phase. M stands for multiplicative phase and this multiplicative phase can occur either through mitosis or meiosis. So it depends upon what type of mechanism that the cell will adapt to during the course of division. So M will be either called as mitosis or meiosis. It depends upon हम किस सेल की बात करते हैं. हम सोमैटिक सेल की बात करते हैं, जर्म सेल की बात करते हैं. अगर सोमैटिक सेल की बात करते हैं यहां M का नाम माइटोसिस पड़ेगा. अगर हमने यहां पे जर्म सेल ले ली तो M फेज का बेटा नाम मियोसिस पड़ेगा. और मल्टीप्लिकेटिव फेज में दो चीजें होती है. वन दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. Karyokinesis means division of nucleus. पहले यही होता है. And then there occurs cytokinesis. Cytokinesis means division or what we call as distribution of cytoplasm.
सो व्हाट इज सेल साइकिल का एक्चुअल सीक्वेंस क्या है? पहले एक सेल G1 करती है, उसके बाद ये S करती है, उसके बाद ये G2 करती है, उसके बाद M करती है, लेकिन M में पहले कैरियोकाइनेसिस करती है, उसके बाद करती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के दौरान एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। सो फाइनली वी गेट द टू डॉटर सेल्स। सो यहां पर मैं दिखा रहा हूं। So this is G1, S and G2. This is what we call as interphase. उसके बाद जो फेज है नेक्स्ट फेज, उसको बेटा हम नाम बोलते हैं M फेज। और M फेज में एक पहला स्टेज जो है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, एंड देन देयर ऑकर्स व्हाट वी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस होता है सर, ये जो सेल जो है, इस सेल को एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। सो फाइनली वी विल गेट द टू डॉटर सेल्स। अब जो दो डॉटर सेल्स बन गई सर, ये डॉटर सेल्स जो है, इट डिपेंड्स, ये डॉटर सेल्स whether they will enter again into G1, they will go for another round of the cell cycle, or they will suspend that mechanism, they will suspend those metabolic processes which are required for cell division. Instead of G1, they can enter into the G1 or they can enter into the G0. वो G0 जो है सर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कब एक सेल G0 में जाती है और कब एक सेल G1 में जाती है। सो फर्स्ट सेल साइकिल में हमें क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट आप लिखेंगे, सेल साइकिल जो है वो दो चीजों को बना होता है, एक इंटरफेज का, दूसरा एम फेज का। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में जो एक सेल होती है, ये सेल मैं लूंगा, ये एक सेल है, हमने यहां से जर्नी स्टार्ट की। ये जो सेल है, ये सेल बोलती है कि मुझे सेल डिवीजन करना है। लेट अस सपोज ये बोलती है कि मुझे माइटोसिस करना है, लेकिन माइटोसिस करने के लिए इसको पहले खुद को प्रिपेयर करना है, और प्रिपरेशन के लिए इसको जिस फेज के थ्रू गुजरना है उसका नाम है इंटरफेज। दैट इज व्हाई फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे इंटरफेज के बारे में, हम बोलेंगे इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज प्रेपरेटरी फेज। इंटरफेज जो बेटा है, इंटरफेज जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बेटा और एक नाम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेपरेटरी फेज। इस फेज के दौरान एक सेल खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन। पहले बोला जाता था कि ये जो है ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फेज है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेबल चेंज है सेल साइकिल के दौरान वो एम फेज के दौरान दिखती है। वी आर एबल टू स्टडी द क्रोमोसोम्स एंड द मूवमेंट ऑफ द क्रोमैटिड्स बेसिकली ड्यूरिंग एम फेज। So initially cytogenetics were claiming in the earlier times that is the metabolically inactive phase. But remember, in the modern lines of biology, it is a metabolically active phase during which the cell prepares all those proteins, enzymes, which are important for the DNA replication and which are also important for M phase to happen. So that is why it is metabolically active phase. Metabolically active phase. Initially, it was called as resting phase. But remember, it's not resting phase. But cell silently prepares itself for the cell division. So that is why it's called as metabolically active phase. बेटा इस फेज के दौरान एक सेल सबसे ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाती है और सबसे ज्यादा ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करती है। That is why this phase is also known as energy phase. It is energetically driven phase of the cell cycle. एंड याद रख लेना, कुछ किताबें इस फेज को और एक नाम बोलते हैं एंटीफेज। तो एनीबॉडी विल आस्क मी अ क्वेश्चन, व्हाई इट्स कॉल्ड एज इंटरफेज? आपने जर्नी यहां से स्टार्ट की, G1 किया, S किया, G2 किया, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस किया, ये एक्चुअल सेल डिवीजन है। उसके बाद फिर से ये होगा, फिर डिवीजन होगा। दो डिवीजंस के दरमियान, यानी इन सेल्स का डिवीजन जब होगा, इस ओरिजिनल डिवीजन और नए डिवीजन के दरमियान जो फेज आता है, that is basically interphase. It comes between two M phases. That is why it has been called as interphase. अब interphase जो है ये सबस्टेज का है। पहला सबस्टेज जो है सर, इसको हम बेटा नाम बोलते हैं G1. So interphase आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे, interphase जो है it's made up of three substages. One is called as G1. अब बेटा जो G1 फेज है, ये कॉमन सेंस अगर आप देखेंगे, G1 फेज जो है S फेज से पहले है। एस फेज को हम बेटा नाम बोलते हैं सिंथेटिक। सो सिंपल सा लॉजिक है, सिंथेटिक फेज से पहले G1 है,
इसीलिए बेटा जीवन को और एक नाम बोलते हैं हम प्री सिंथेटिक फेज. Which phase is called as pre-synthetic phase? Remember it is G1. Which phase is the first phase stage of cell cycle? Remember it is G1. Interphase is represented first by which phase of cell cycle? Remember it is G1. But G1 happens after M phase. That is why some books also write it is also known as post-synthetic phase. और G1 जो है, remember it's called as also gap phase first. But during this gap phase first, the highest growth takes place. And remember the amount of the time, this is very important, the amount of the time that the cell requires to complete one cell cycle. Time required to complete one cell cycle, याद रख लेना, जो एक cell time required, it's very important, time required to complete one cell cycle, remember that time is known as generation time. उसको बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड है जनरेशन टाइम. सर जो जनरेशन टाइम जो है, यानी एक सेल साइकिल को कितना टाइम लग जाएगा भाई, उसको हम नाम बोलते हैं जनरेशन टाइम. अब जो जनरेशन टाइम है ये वेरी करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. मोस्ट ऑफ द मैमलियन सेल्स, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्स complete one cell cycle in 24 hours. But remember, the time required to complete one cell cycle will vary from one cell type to another cell type. It can vary from one species to another species. Bacteria require very less time for the cell division, for binary fission. And remember the embryonic cells, particularly the blastomeres, the embryonic cells, they undergo cleavage, they skip G1 and G2 phase of cell cycle, so they require less time obviously. So the time required to complete one cell cycle is called a generation time. It varies from cell to cell, it varies from species to species. So the normal average time that the mammalian cell takes in order to complete one cell cycle, that is the generation time for the mammalian cells, is about 24 hours. ने 24 hours लगते हैं एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, और उसमें जो 95% से भी ज्यादा ग्रेटर देन 95% जो है वो प्रिपरेशंस में लगता है. एक्चुअल सेल डिवीजन करने के लिए लेस देन 5% ही लगता है. इट्स द सेम थिंग. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम्स. You have to first go through the 11th class, then the 12th class, then you have to go for the NEET coaching, and then the one day will come when you have to participate in the NEET examination. That is only one day, but the preparation for this is very much long. So you have to do an error-free preparation so that you should not do error on the NEET exam day. In the same way, the maximum time that the cell spends, that is during interphase, it prepares itself for the cell division. And actual cell division जो है वो सिर्फ उसमें कम टाइम लगता है. उस फेज को हम बेटा नाम बोलते हैं एम फेज. अब सुनिए, जनरेशन टाइम मैमलियन सेल्स का कितना है? 24 आवर्स है. 24 आवर्स में 95% टाइम किस में जाता है? इंटरफेज में. इंटरफेज में कितने स्टेज है भाई? 3 है. एक है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2. हम किसके बारे में बात करते हैं? G1 का क्या नाम पड़ा? प्री सिंथेटिक फेज. सिंथेटिक फेज पहले है सर. इसका और क्या नाम क्या है? इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्री सिंथेटिक फेज. रिमेंबर इट्स आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक फेज. सॉरी, इट्स आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट एम फेज या पोस्ट मियोटिक फेज भी हम कह सकते हैं. इट्स आल्सो नोन एज गैप फेज फर्स्ट. But during this gap phase, what happens during G1? Remember, the maximum growth takes place. Remember, the maximum growth takes place. Maximum growth takes place. सबसे ज्यादा ग्रोथ जो सेल की होती है वो जीवन में होती है. और याद रख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. जीवन जो है भाई लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का. जीवन जीना बहुत टाइम के लिए है, इसीलिए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है. सर रिमेंबर, मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है. ग्रोथ कब हो जाती है? क्योंकि इस स्टेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज्यादा होती है. रिमेंबर, एंजाइम सिंथेसिस होती है. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को ज्यादा बनाया जाता है, प्रोटीन्स को ज्यादा बनाया जाता है. और जो सेलुलर ऑर्गेनीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलुलर जो ऑर्गेनीज है सर, सेलुलर ऑर्गेनीज का जो नंबर है सर वो इंक्रीज होता है. सेलुलर ऑर्गेनीज का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग जीवन फेज के दौरान. जीवन फेज के दौरान
the number of the cellular organelles or increase in the cell, the number of the ribosomes increase. Remember, the number of the mitochondria increase. Sir, and the size of the certain cellular organelles also increase. The cell expands in size. And remember, the increase in the cell size is also one of the important determining factor once the cell will divide or not. Because somebody can ask you a question, when the cell will, who will tell the cell to go for the cell division? One of the important factor that determines whether the cell should go for cell division or not, that is increase in the cell size. Because when there occurs increase in the cell size, there occurs decrease in the surface to volume ratio. And the decrease in the surface and the volume ratio decreases the efficiency of the cell. So in order to make cells efficient, we need to distribute their cytoplasm into dot cells, because smaller cells are metabolically active, because there is, remember, increase in the surface to volume ratio in case of smaller cells. Now see, once the cells, we have to increase the size of the cell, so growth needs to take place. Growth will occur only when anabolic reactions are greater than catabolic reactions. So we have to synthesize new proteins, we have to synthesize new enzymes. Those enzymes will catalyze those biochemical reactions, जहां नए नए बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, नए नए सेलुलर ऑर्गेनिल्स का जन्म हो जाएगा सेल में. सेल का जो साइज है वो एक्सपैंड हो जाएगा, और जो सेल है सर, जब वो जीवन से निकलेगी सर एस फेज में, रिमेंबर, जो एस फेज में जिन प्रोटीन्स की जरूरत लगती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करना है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स लगते हैं, प्रोटीन्स लगते हैं, उन प्रोटीन्स को भी बनाया जाता है ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ सेल साइकिल. But remember, when the cell goes from G1 to S to G2, it is well ordered. सेल ये चाहती है कि एरर नहीं होना चाहिए. अगर एरर हो भी जाता है, doing a sin is not a sin, but repeating the same sin is a sin. If the error will take place, but the cell has an internal mechanism to recognize that error and to remove that error. So that अगर सेल के पास मैकेनिज्म नहीं होगा तो जितनी भी नई सेल्स बन जाएंगी वो एबनॉर्मल सेल्स बन जाएंगी, और जब एबनॉर्मल सेल्स बन जाए तो वहां ट्यूमर होने का खतरा है. दैट इज व्हाई देयर आर चेक पॉइंट्स, दोस आर कॉल्ड एज सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, व्हिच ट्राई टू evaluate the cell whether all the process have been done in an error-free and in an efficient manner. Those are called as cell cycle checkpoints. And the checkpoint which is present in the G1 phase, that is called the G1 S phase. S phase cell cycle checkpoint. I'll be talking about those cell cycle checkpoints on a topic called as the regulation of cell cycle. So मैं बच्चे को कहना चाहता हूं भाई, G1 से S phase सेल आ जाती है, कितना टाइम G1 में लगाना है, क्या करना है, उसके बाद अगर कोई गलती हो जाएगी, सेल को पहले बोला चल पे गलती हो रही है, वो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स, रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स है वो पूरे नहीं बन, इनको बनाओ, उसके बाद एस में जाना है. इसीलिए ये ऑर्डर्ड है, वेल ऑर्डर्ड है. उसके बाद जो बेटा है, एक सेल जब जीवन से आगे आ जाती है, वो कहां चली जाती है, एस फेज में. अब एस फेज जो है वो आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल. अगर मुझे बोला जाएगा, बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इफ एनीबॉडी विल आस्क मी among the interphase phases, which phase is very much important? Remember, it is the S phase. Because जो S phase है बेटा, इसको हम नाम बोलते हैं, S phase जो है, इसको हम बेटा नाम बोलते हैं synthetic phase. S phase is known as synthetic phase of cell cycle. इसको synthetic phase इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे important process जो है, जो basis of cell division है, that is called as DNA replication. जो DNA replication है वो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान एक सेल अपना डीएनए जो है, इसको न्यूक्लियस में जो डीएनए है उस डीएनए को ये डबल करती है एक प्रोसेस के थ्रू. उस प्रोसेस का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन. लेकिन ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में बॉटनी जेनेटिक्स में. डीएनए रेप्लिकेशन जो बेटा है ये आप याद रखेंगे 11th क्लास में. डीएनए रेप्लिकेशन जो ह्यूमंस में है, यूकेरियोट्स में जो है वो है बेटा, एक पॉइंट याद रखना, दैट इज मल्टी रेप्लिकॉनिक. वन पॉइंट मैं सिखाऊंगा ये क्या है, मल्टी रेप्लिकॉनिक. याद रख लेना, इट इज मल्टी स्टेप, इट्स मल्टी स्टेप. और एक पॉइंट सर, इट इज मल्टी एंजाइमेटिक, मल्टी एंजाइमेटिक. एंड रिमेंबर, इट इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव. एंड रिमेंबर, और रेप्लिकेशन जो है इट इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल.
सर multi-repliconic, multi-step, multi-enzymatic process which involves copying of DNA, जिसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसीलिए हम उस प्रोसेस को कराने के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, एंजाइम्स लगते हैं, वो रेप्लिकेशन जो है एक ही स्टेप में नहीं आती है, 3 स्टेप उसको 12th क्लास में पढ़ने, इंसेशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, और उनमें डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। उन एंजाइम्स को, उन डीएनए पॉलीमरेसिस को, हेलिकेसिस को, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स को याद रख लेना, हमने ऑलरेडी सिंथेसाइज किया होता है G1 फेज में। सो अगर G1 सक्सेसफुली होता है, याद रख लेना, द सक्सेस ऑफ द G1 विल डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ विच फेज, दैट इज कॉल्ड एज S फेज। अब ये मल्टी रेप्लिकॉनिक, मल्टी स्टेप इसलिए क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स है, इंसेशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है, और मल्टी रेप्लिकॉनिक क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। सुनिए बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, उनको जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उनको रेप्लिकेशन स्टार्ट एक ही पॉइंट पर हो जाती है, उसको हम बेटा नाम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORIC। उनको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है एक डीएनए सीक्वेंस होती है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, याद रखें उस पॉइंट को हम बेटा नाम बोलते हैं ORIC। ये सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक डीएनए में, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए में एक ही जगह होती है। दैट इज व्हाई जब रेप्लिकेशन एक ही जगह पे स्टार्ट होगी, उस रेप्लिकेशन को हम नाम बोलते हैं बेटा मोनो रेप्लिकॉनिक। क्योंकि जो हमारी सेल्स है, ह्यूमन सेल्स जो है, ह्यूमन सेल्स में बैक्टीरियल डीएनए जो है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा डीएनए जो है हमारी सेल्स में, और डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसीलिए जो हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर है। हमें जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, वहां पे जो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है सर, वो डीएनए सीक्वेंस हमारे डीएनए में सिर्फ एक ही जगह नहीं होती है, वो बहुत सारी जगहों पे होती है। दैट इज व्हाई जो रेप्लिकेशन हम में है, वो रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होती है वो एक ही जगह, बल्कि देयर आर मेनी, याद रख लेना, वी हैव मेनी ORIC सीक्वेंसेस। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट रेप्लिकेशन एज मल्टी रेप्लिकॉनिक रेप्लिकेशन, सो दैट द रेट ऑफ रेप्लिकेशन, speed of replication is fast in the eukaryotic cells। अब क्योंकि डीएनए कंटेंट भी हमें प्रोकैरियोटिक सेल से जाता है, इसलिए हमें जो रेप्लिकेशन जो है वो मेनी साइट्स पे, मेनी जगहों पे स्टार्ट होती है, क्योंकि वो उस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की सीक्वेंस है वो हमारे डीएनए में सिर्फ एक ही जगह नहीं है, पर बहुत जगह है, इसलिए हमारी रेप्लिकेशन का नाम पड़ता है मल्टी रेप्लिकॉनिक। और सर जब रेप्लिकेशन होती है, हमारा जो डीएनए है, हमने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया है न्यूक्लियस में, और डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीडिऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ऑकर बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस एज पर चरकॉफ्स रूल्स। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है डीएनए हैज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन octamers, it's called as chromatin, it's called as chromatin। but once we have to go for the DNA replication, remember once we have to go for the DNA replication, हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना पड़ता है। सर वो अनवाइंड करने के लिए जो एंजाइम लगता है it's called as हेलिकेस, वो हेलिकेस ऑलरेडी सेल ने बनाया होता है जीवन में। उसके बाद जब नया डीएनए बनता है, वो एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली बनता है, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे फ्रेगमेंट्स पे बनता है। उन फ्रेगमेंट्स को 12th क्लास में नाम रखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी वाज अ साइंटिस्ट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और जिस स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उस स्ट्रैंड को बेटा हम नाम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। व्हेयरएज जिस स्ट्रैंड पे डीएनए, नया डीएनए कंटिन्यूअसली बन रहा है, उसको बेटा हम नाम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। So we'll be calling one strand of the DNA as leading strand and another strand is lagging strand. But in 12th class, you have to ask your botany teacher which strand should be named as leading and which strand should be named as lagging. And on one strand, the DNA synthesis occurs continuously, whereas on another strand, the DNA synthesis occurs discontinuously, and those DNA fragments are said to be called as Okazaki fragments। फिर Okazaki fragments को जोड़ा जाता है because of enzyme called as ligase। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होती है, दूसरे स्ट्रैंड पे डीएनए डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है। उन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम नाम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब जब ये रेप्लिकेशन होती है,
ऑलरेडी जो हमारे पास डीएनए होता है वही दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड होते हैं, फिर इसको एक नया बनता है, इसको भी एक नया बनता है। दैट मींस इसमें एक पेरेंटल है, पुराना है, एक नया बन गया, याद रख लेना। इसी तरह इसमें एक पेरेंटल है, एक नया है। दैट मींस हाफ डीएनए इज पेरेंटल, हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, सो हाफ द क्वांटिटी ऑफ द डीएनए इज kept preserved during the course of DNA replication. That is why it is called as semi-conservative, semi-conservative DNA replication means the identity of the original DNA is kept intact in the two newly DNA molecules by separating the two DNA strands. अब बाइडायरेक्शनल क्या है? जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यहां पे सर, और ये ORI है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की सीक्वेंस है। जब यहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, फिर डीएनए सिंथेसिस जो है वो उस साइड के थ्रू भी हो जाएगी और इस साइड के थ्रू भी हो जाएगी। माय एम इज टू से लाइक दिस, फॉर एग्जांपल द डीएनए सिंथेसिस विल ऑकर in this direction also as well and in this direction also as well. In the same way, the DNA synthesis will occur also in this direction as well as this direction. So my aim is to say replication occurs on both the sides, in this pattern also as in this pattern. That is why it is called as bidirectional replication. ये भाई आपको इसका मैकेनिज्म जो है वो टोटो में डिटेल में पढ़ना है आपको 12th क्लास में, लेकिन मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको याद रखना है एस फेज जो बेटा, एस फेज के दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। यानी जो ओरिजिनल सेल है अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है ये डिवाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि जब न्यूक्लियस नहीं है भाई डीएनए नहीं है, जब डीएनए नहीं है तो जीन्स नहीं है, जब जीन्स नहीं है एमआरएनएस नहीं है, जब एमआरएनए नहीं है प्रोटीन नहीं है, जब प्रोटीन नहीं है एंजाइम नहीं है, जब एंजाइम नहीं है मेटाबॉलिज्म नहीं है, जब मेटाबॉलिज्म नहीं है तो नया प्रोटीन नहीं बनने वाला है, नया रिएक्शन नहीं होने वाला है, तो बायोमेटाबोलाइट मेटाबोलाइट्स नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए जिस सेल में भाई न्यूक्लियस नहीं होता वो डिवाइड नहीं कर सकती। मैच्योर आरबीसीज कैन नॉट डिवाइड बिकॉज़ दे लैक न्यूक्लियस। और डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए को ही होना है, आपको जेरॉक्स करना है कई जगह पे तो आपको कुछ लेना है ना ओरिजिनल, उसी का भी जेरॉक्स हो जाएगा। इसीलिए जो सेल में डीएनए है, जो सेल में ऑलरेडी न्यूक्लियस में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उन्हीं डीएनए मॉलिक्यूल्स को मैं रेप्लिकेट करना है। पर मैं बोलता हूं रेप्लिकेशन इजी प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन। एक ही एंजाइम नहीं लगता है, बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, हेलिकेसेस, डीएनए पॉलीमरेसेस, टोपोआइसोमरेसेस, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, दोस ऑल आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग G1 फेज, ताकि उनको यूज किया जाएगा S फेज में, ताकि वहां पे हो जाएगी डीएनए रेप्लिकेशन। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जो ओरिजिनल सेल में एक डीएनए मॉलिक्यूल था, उस डीएनए मॉलिक्यूल ने सब पहले दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, उसके बाद नए स्ट्रैंड बन गए, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दैट मींस सेल का जो डीएनए है वो डबल हो जाता है just after the completion of Shivash, which phase? S phase. And in the nucleus that I have taught you for more than 10 days in the classes before this global pandemic, मैंने भाई आपको बोला है DNA has a negative charge because of phosphoric acid. It has special proteins called as basic proteins called as histones, and histones are rich in arginine, lysine. We have classified them into H1, H2A, H2B, H3 and H4. We talked about the core histones. हमने आपको हिस्टोन ऑक्टेमर भी पढ़ाया है, हमने लिंकर हिस्टोन के बारे में बात भी करनी है, हमने की है आरडी क्लास में, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज डीएनए का नेगेटिव चार्ज था, इट वाज ओवरलैप्ड विद बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन। समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। हिस्टोन्स, जब आप डीएनए को अनवाइंड करते हो, जब आप डीएनए को भाई सेपरेट करते हो, आपने दो स्ट्रैंड्स को भाई सेपरेट किया, ये वाला और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट किया, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस इसका भी हिस्टोन अपना होगा, हिस्टोन जो ऑलरेडी है इसको इस साइड से, इसका भी लेट सपोज इसको भी अपना हिस्टोन होगा। नया डीएनए स्ट्रैंड जो बनने वाला है, यहां पर भी बनने वाला है, सब उसका भी नेगेटिव चार्ज होगा, इसका भी नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मींस जब नेगेटिव चार्ज होगा, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, नॉट to electrostatically stabilize the newly formed DNA molecules, we require further histones. That is why what the student has to remember, during S phase there occurs no doubt DNA replication. Wherein the original DNA is replicated, the DNA content of the cell becomes double after the S phase. But remember, S phase के दौरान और एक important point जो मेरे बच्चे को याद रखना है, S phase के दौरान नए हिस्टोन्स को भी बेटा सिंथेसाइज किया जाता है, क्योंकि जो नए स्ट्रैंड्स हैं उनको स्टेबिलिटी देने के लिए सर एक प्रोसेस होती है, that is called as histone synthesis. That histone synthesis also takes place during which phase? That phase is called as S phase. अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टाइम जीवन में होता है नियर अबाउट, एक टिपिकल मैमलियन सेल जो है, ह्यूमन सेल जो 11 आवर्स
11 आवर्स जो है स्पेंड करती है जीवन में, और नियर अबाउट 8 आवर्स जो है ये स्पेंड करती है एस फेज में, यानी डीएनए को रेप्लिकेट करना. द डीएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक nucleus in the form of the chromatin. That chromatin represents the 46 chromosomes. That chromatin needs to be replicated, and in order to replicate that in an efficient manner, so that there should not be an error during DNA replication, errors in DNA replications are recognized and rectified because of proofreading activity. And that proofreading activity means recognizing the error and removing the error. If an incorrect base gets incorporated during DNA replication, those errors are recognized, then those are removed by the proofreading activity of DNA polymerases. Those enzymes are catalyzing the DNA replication. And remember, it takes about